Archimedes principle. Everybody please write down the heading. Archimedes principle. पूरे स्कूल में एक भी बच्चा ऐसा है जो इसकी क्लियर डेफिनेशन बता सके? एनी सिंगल स्टूडेंट? अगर दोनों सेक्शंस में मिलाऊं तो कम से कम 50 स्टूडेंट तो होंगे ही, 60 होंगे रादर. Any single student out of the 60 students who can tell me very accurately what is definition of Archimedes principle? Notice, please switch on your camera, bete. So nobody is telling 3 sections. So teacher is going to explain Archimedes principle. बेटे लेकिन इसको समझने से पहले, अल्ट्रा क्लियर समझने से पहले आपको टीचर के बताए हुए कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स पहले सीखने पड़ेंगे. नंबर 1, शाबाश, ध्यान से देखो. अगर मैं इस लड़के को बोलूं कि तुम्हारे हाथ में पानी, तुम्हारे हाथ में एक गिलास पकड़ा हुआ है, वो कह रहा है ठीक है, इस गिलास को पानी से भरी हुई बकेट में डुबो दो. ओके, तो वो पानी की बकेट में जब इसको डुबोने की कोशिश करता है, ये देखो यहां तक वाटर है, तो मैं उससे पूछता हूं कि क्या तुम्हें इसको डुबोने के लिए जोर लगाना पड़ता है? ही सेड सर यस, मेरे को जोर लगाना पड़ रहा है नीचे को, और मेरे को ऐसे लगता है गिलास के नीचे से कोई फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से मेरे को फोर्स लगाना पड़ता है. तो ये जो नीचे से फोर्स लग रहा है ना गिलास के ऊपर, जो गिलास को डूबने से रोक रहा है, दबाने से रोक रहा है, फिर भी उसको बंदे को जोर लगा के डुबोना पड़ता है. ये जो लिक्विड के द्वारा कंटेनर के ऊपर ऊपर को फोर्स लगता है ना, इस फोर्स का नाम अपवर्ड थ्रस्ट होता है. इस फोर्स का नाम क्या होता है? अपवर्ड थ्रस्ट. इसी फोर्स का एक और नाम भी होता है, अगर कोई बच्चा वो बता देगा तो मेरे को बड़ी खुशी होगी. व्हाट इज द अदर नेम ऑफ दिस फोर्स? एनीबॉडी आउट ऑफ द 3 सेक्शंस? नो वन. नाइन्थ सनफ्लावर को क्रेडिट देना पड़ेगा. इसको फोर्स बोलते हैं, बायोट फोर्स. बहुत अच्छा, क्योंकि ये एक फोर्स है तो इसकी यूनिट तो बेटे इंटरनेशनली न्यूटन ही होगी. ये थी पहली बात हमने जो समझी. याद रहे हमारा मेन टारगेट आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, और इसके बारे में, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में मैंने अभी तक एक भी बात नहीं बताई. नंबर 2, अब इस बंदे से पूछा, सेम पर्सन से, कि जब तुमने इस कंटेनर को, यही ग्लास को हवा में तोला था, एयर में, तो उसका वेट क्या था? कहता इसका वेट तब था वेट इन एयर, ये था. उसका कैसे तोला था? कहता स्प्रिंग बैलेंस की मदद से तोला था. ओके, तो हमने कहा भाई अब इसको इसमें लिक्विड में जब तुमने तोला तो उसी कंटेनर का जो वेट था, ये लिक्विड नॉट नेसेसरीली द वाटर, ये कोई और लिक्विड भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, कुछ और भी. तो जब ये तुम्हारा वेट, उसी कंटेनर का वेट लिक्विड में डुबो के देखा, तब कितना था इसका? ऐसे स्प्रिंग बैलेंस से ऐसे लटका के, कहता तब भी था, लेकिन एक बात की गारंटी है कि लिक्विड में जब मैंने वेट देखा उसी कंटेनर का, तो वो लेसर था, हवा के अंदर वो ज्यादा था. तो हमने पूछा भाई क्या कारण हो सकता है? कहता है ये अपवर्ड थ्रस्ट है ना,
ये अपवर्ड थ्रस्ट, इसको यू से लिखते हैं, बायोट फोर्स, बायोट फोर्स वेट के अपोजिट है। वेट हमेशा वर्टिकली डाउन होता है, वेट हमेशा वर्टिकली डाउन। इस एरो का मतलब मैंने अपवर्ड लगाया, इसका मतलब मैं कह रहा हूं ये मोर होता है, और इस एरो को मैंने नीचे लगाया, ये लेस होता है। बस इतना ही बताया। लेकिन वेट एक फोर्स है और इसकी यूनिट, उसकी डायरेक्शन होती है ऑलवेज टुवर्ड्स द अर्थ। तो जब हमने इससे पूछा कि ये तुम्हारा कम क्यों है, तो ये बंदा बोलता है देखो भाई सीधी बात है, इस कंटेनर का जो वेट मैंने एयर में लिया, वेट ऑफ द कंटेनर इन एयर माइनस अपवर्ड थ्रस्ट, इस वेट में से ये अपवर्ड थ्रस्ट जो अपोजिंग होती है ऊपर, माइनस करने के बाद ही वेट ऑफ सेम कंटेनर इन लिक्विड आ गया, इन लिक्विड। तो ये रिलेशन होता है दोनों में, गॉट इट। तो इसका मतलब ये जो है ना, उसी कंटेनर का वेट जब इसको लिक्विड में डिप करके तोला, तो ये वेट असली वेट नहीं है, बल्कि असली वेट से अपवर्ड थ्रस्ट को कम करके आया। इस वेट को बोलते हैं एपेरेंट वेट। अपीयर वर्ड से बना, जो अपीयर हो लेकिन असली ना हो, एपेरेंट वेट। क्योंकि असली वेट तो तभी होता है जब किसी कंटेनर को स्प्रिंग बैलेंस से हवा में लटकाया जाए। ओके, तो ये बंदा यहां से पकड़ेगा, और जब किसी उसी कंटेनर को स्प्रिंग बैलेंस से लिक्विड में डुबो के देखा जाए तो वो एपेरेंट आता है। ओके, दो बातें क्लियर होगी। अब तीसरी बात, हमने इससे पूछा कि भी ये अपवर्ड थ्रस्ट कैसे निकलेगा। कहता वेरी सिंपल, यू को इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ। पहले हवा वाला वेट नोट कर लो, वेट इन एयर कंटेनर का, फिर उसी कंटेनर का वेट लिक्विड में नोट कर लो। ये इधर आके माइनस का आ जाए, ये इधर वेट ऑफ द कंटेनर इन लिक्विड, तो अपवर्ड थ्रस्ट आ गया। तो हमने कहा भाई ये तो एक्सपेरिमेंटल तरीका हो गया तुम्हारा, ऐसे दो वेट लेके। अदरवाइज इसको निकालने का तरीका है कोई, बायोट फोर्स को, अपवर्ड थ्रस्ट को। तब उसने बोला यस, एक तरीका और है। उस तरीके को, जो दूसरा तरीका है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलते हैं। इसका मतलब है, अब दूसरा तरीका अगर मैं आपको समझा दूं, तो बेसिकली मैं आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझाता हूं। अब ध्यान से सुनना, इसमें मैंने एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में, बड़े वाला कंटेनर, यहां आउटलेट बना हुआ है। ओके, एक मैंने छोटा कंटेनर लिया, इन दोनों कंटेनर्स को मैंने एक वुडन ब्लॉक के ऊपर रख दी। ध्यान से सुनो, वुडन ब्लॉक। लेकिन एक बात याद रखना, इसमें जो छोटा कंटेनर है, उसका वेट मैंने पहले ही तोल लिया, छोटे वाले का। ये हो गया, मैंने जी इसका वेट ऑफ एम्प्टी कंटेनर, खाली कंटेनर, ये छोटे वाले का, इसका तोल लिया। बड़े वाले का तोलने की जरूरत नहीं है। ओके, मेरे पास ये जो मटेरियल, पहले मैं ग्लास ले रहा था, मान लीजिए मैंने ये कोई ब्लॉक ले लिया, ये ब्लॉक ले, ठीक है। ओके, अब मैंने क्या करा, ध्यान से सुनना बेटे सभी बच्चे, मैंने इस कंटेनर को एक लिक्विड से फिल कर दिया। कहां तक फिल करा? बिल्कुल आउटलेट तक। इससे जरा सा भी ज्यादा करता तो लिक्विड बाहर स्लिप करके छोटे कंटेनर में गिर जाता, लेकिन अब नहीं गिर रहा, ये पूरा यहां तक लिक्विड से भरा हुआ। अब ध्यान से सुनना, मैंने क्या करा, मैंने अपने ब्लॉक को इसके अंदर डुबो दिया। जैसे मैंने इसके अपने ब्लॉक को इसके अंदर डुबोया, ध्यान से देखो सभी बच्चे, कोई बच्चा बोल सकता है पूरा डुबो दिया कि आधा डुबो दिया कि कितना डुबोया? कुछ पोर्शन डुबो दिया। ना मैं आधा कह रहा हूं ना पूरा कह रहा हूं, कुछ तुम्हारी मर्जी है, चाहे पूरा डुबो दो, कुछ पोर्शन डुबो दिया, चलो। तो जैसे ये लिक्विड के अंदर जाएगा ना बेटे,
सभी बच्चे एग्रीड करेंगे सर आपका ये इतना पोर्शन जिस पे आप ब्राउन कलर लगा ले हो, ये लिक्विड में डिप करेगा ना जब, तो अंदर से लिक्विड बड़े कंटेनर से छोटे कंटेनर में कुछ ना कुछ गिरेगा। मैंने कहा यस, बड़े कंटेनर से छोटे कंटेनर में कुछ ना कुछ लिक्विड आके गिरा। ओके, अब क्या करना है आपने, जब ये लिक्विड इधर गिर गया तो बच्चा मेरे से पूछेगा सर ये कौन सा लिक्विड है, तो मैं क्या कहूंगा, इस डूबी हुई बॉडी के भीगे हुए भाग ने, जिसपे ब्राउन कलर लगाया भीगा हुआ भाग, इस डुबोई गई बॉडी के भीगे हुए भाग ने जितना अंदर से लिक्विड को हटा के डिस्प्लेस कर दिया, बाहर निकाल दिया, ये वो लिक्विड है। क्योंकि ये जो ब्लॉक है वो अंदर जाके खुद जगह घेरेगा, जगह घेरने से लिक्विड इधर उधर हट गया, डिस्प्लेस हो गया। वो लिक्विड जैसे ही हटा उसका लेवल थोड़ा सा ऊपर आएगा पर आउटलेट से होता हुआ बाहर गिर गया। समझ आ गया सर? आगे आगे ये कि अब इस छोटे कंटेनर का वेट फिर से देख लो, लिक्विड के समेत, डिस्प्लेस्ड लिक्विड के समेत इसका फिर से वेट देख लो। वो कह रहा देख लिया सर, वेट ऑफ द कंटेनर, पहले भी आपने कंटेनर का लिया था लेकिन बिल्कुल खाली लिया, अब आपने वेट ऑफ द कंटेनर विद डिस्प्लेस्ड लिक्विड ले लिया, जो अंदर से पीले रंग का लिक्विड बाहर गिरा। ओके, इन दोनों को माइनस कर दो, कर दिया। कहता है इन दोनों वेट्स का जो डिफरेंस होएगा ना, आर्किमिडीज साइंटिस्ट कहता है इनका जो डिफरेंस होएगा उसको डेल्टा डब्ल्यू बोल देते हैं। ये जो वेट का डिफरेंस आ गया, ये एग्जैक्टली इस बॉडी के ऊपर लगने वाले, अपवर्ड लगने वाले बायंट फोर्स के बराबर निकलेगा, जितनी बार मर्जी एक्सपेरिमेंट कर लो, यही वेट का डिफरेंस अपवर्ड थ्रस्ट के बराबर निकलेगा, यानी बायंट फोर्स। देसी लैंग्वेज में बताऊं, किसी डुबोई गई बॉडी के भीगे हुए भाग ने लिक्विड को जितना डिस्प्लेस कर दिया, उस लिक्विड का, अकेले लिक्विड का वेट जितना होगा वो इस डुबोई हुई बॉडी के ऊपर लगने वाले बायोंट फोर्स के बराबर होगा। और ये निकाला कैसे लिक्विड का वेट? वेरी सिंपल, जब ये छोटा कंटेनर खाली था तब वेट देख लिया, जब इसमें लिक्विड गिर गया आके डिस्प्लेस्ड वाला तब देख लिया, नेचुरली बाद वाला ज्यादा होएगा तो माइनस कर दिया। इसी की अगर मैं इंग्लिश बना दूं तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल बन गया। ध्यान से सुना, इंग्लिश में बोलूंगा, द अपवर्ड थ्रस्ट experienced by a body is equal to weight of the liquid displaced by the immersed part of the dipped body, by the immersed, डूबा हुआ भीगा हुआ भाग, by the immersed part of the dipped body, डुबोई गई बॉडी। अगर ये पूरी बॉडी डुबो देता तो पूरी बॉडी डिस्प्लेस कर देती लिक्विड। इसका मतलब बच्चा कहेगा सर अगर मैं ज्यादा डुबोता जाऊं इसको तो ज्यादा लिक्विड बाहर आएगा, इसका मतलब ज्यादा अपवर्ड थ्रस्ट लगेगा। आंसर इज यस। फिर से सुनो, डुबोए गए ब्लॉक के भीगे हुए भाग ने लिक्विड में जाके अंदर कुछ जगह घेरी, उस जगह के घेरने से कुछ लिक्विड बड़े कंटेनर से छोटे कंटेनर में गिर गया, डिस्प्लेस हो गया, जगह का हटना होता है, डिस्प्लेस हो गया। इस डिस्प्लेस हुए हुए लिक्विड का जो भी वेट होता है वो वेट बराबर होता है किसके? जो डुबोए गए ब्लॉक के ऊपर बायोट फोर्स लग रहा है, यानी अपवर्ड थ्रस्ट लग। इंग्लिश में, द अपवर्ड थ्रस्ट एक्टिंग ऑन द डिप्ड बॉडी इज इक्वल टू weight of the liquid displaced by immersed part of the dipped body। immersed, ये वर्ड याद रखना है, immersed part of the dipped body। किसी बच्चे ने अकेला ऑफ द डिप्ड बॉडी लिख दिया तो आंसर गलत। इस तरह से
इस बंदे ने आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमें समझाया। जब इसने पूछा, हमने इससे पूछा कि सर ये आपने बोल दिया और हमने मान लिया, इधर से निकला हुआ यू या हमारा इधर से निकला हुआ यू बराबर आएंगे, और हमने करके देखा तो बराबर आए, यानी उसका प्रिंसिपल सही है। हमने कहा सर आपकी बात हमें समझ तो आ गई, लेकिन ये दोनों बराबर भी हैं, पर आपको ये पता कैसे लगा कि इन दोनों वेट्स का डिफरेंस अपवर्ड थ्रस्ट के बराबर आएगा? कहता है इसका मतलब आप आर्किमिडीज प्रिंसिपल का प्रूफ पूछ रहे हो, वो मैं आपको 9th क्लास में नहीं बताऊंगा, तब बताऊंगा जब आप +1 में आ जाओगे। यानी प्रूफ इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ बुक। बाकी बात बताओ प्रूफ को छोड़ के, कि टीचर ने जो इसमें समझाया वो आपके अकल के खाने में चला गया या नहीं? सच सच बताओ, हैव यू अंडरस्टूड और नॉट? प्लीज रेज योर हैंड इफ यस। प्लीज फीडबैक देनी है अगर आपको समझ आ गया। बस बच्चे आपको ध्यान से, शाबाश, ध्यान से, ध्यान से इसकी लैंग्वेज बोलनी है। एक बार फिर से बोल दूं, धीरे धीरे बोलूंगा, ध्यान से सुन। द अपवर्ड थ्रस्ट experienced by the dipped body is equal to weight of the displaced liquid by the immersed part of the dipped body. So simple. कोई ऐसा बच्चा है पूरे स्कूल में जो माइक पर आकर इसकी इंग्लिश बोल के दिखा दे? Anybody confident enough in whole of the school who can tell, sir, I have understood, I can make my own language? शाबाश, प्रेस्टीज इशू है पूरे स्कूल का। एक बच्चा चाहिए जो माइक पर आके आर्किमिडीज प्रिंसिपल की इंग्लिश बोल के दिखा। स्कूल का प्रेस्टीज इशू, एक बच्चा मांग रहा है टीचर, सिर्फ एक, तीनों सेक्शनों में से। वेरी गुड, वेरी गुड, सनफ्लावर में से एक बच्चा उठे। When a body is fully or partially immersed inside a liquid, the upper force experienced by the object is equal to the amount of amount of liquid displaced by the object. हाय, अगर तुमने अमाउंट की बजाय वेट बोल दिया होता है ना, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द इमर्स्ड पार्ट, तो मैं 100% करेक्ट करता। बेटे अमाउंट नहीं बोलनी, अमाउंट हमेशा वॉल्यूम में काउंट हो जाती है, वेट बोलना है। एक बार फिर से ट्राई करो, फिर से ट्राई, शाबाश। When a body is fully or partially immersed inside a liquid, the weight of the liquid is equal to the weight of a liquid displaced by the object डिस्प्लेस्ड बाय the dipped body of the object. कोई प्रॉब्लम कर दी बच्चे। डिस्प्लेस्ड बाय द डिप्ड बॉडी नहीं, डिस्प्लेस्ड बाय द इमर्स्ड पार्ट ऑफ द डिप्ड बॉडी। पूरी बॉडी ने थोड़ी डिस्प्लेस करा, जो बॉडी अभी हवा में बाहर है उसने थोड़ी डिस्प्लेस कर दिया। सर मैं ट्राई, हाँ तुम ट्राई करो। तो आपको दिए जाते हैं इस बच्चे को 100 में से 90 मार्क्स, पूरा नहीं बता सका ठीक। और एक गुड़िया आई है, देखते हैं बोलती है। When an object is immersed fully in a liquid, it experiences an upward force which is equal to the weight of the liquid displaced by it. बेटे सुनो, अगर फुली बोलोगे ना, फुली फुली बोलोगे तो पार्शली वाला वर्ड खत्म हो गया। अगला बोलेगा इसका मतलब पार्शली फील्ड के ऊपर आर्किमिडीज लगता ही नहीं, तो फुली और पार्शली बोलने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो आप डायरेक्ट बोलो, इफ ए बॉडी इज डिप्ड इन द लिक्विड, देन अपवर्ड thrust experienced by the body is equal to weight of the liquid displaced by the immersed part of the body. एक ट्राई और करो, शाबाश। When an object is immersed in a liquid, it will experience upward force which will be equal to the weight of the liquid dispersed by it. तो आपने बोल दिया इट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्पर्स्ड बाय इट। ये कैसे हो गया बच्चे? डिस्पर्स्ड बाय नहीं, डिस्पर्स बाय का मतलब तो होता है इधर उधर बिखेर। डिस्प्लेस, उसको वहां से हटा के इधर कर दिया, उसकी जगह चेंज कर दी, डिस्प्लेस। इस गुड़िया ने उस बच्चे से थोड़ा सा बेटर बोला है,
इसको मिलेंगे 92 मार्क्स 100। और डेफोडिल और आजा बेटे आजा आजा मेरे को लगता है ये गुड़िया 100% करेक्ट बोलेगी। देखते हैं बोलती बोलती है कि नहीं। डिफाइन आर्किमिडीज प्रिंसिपल। When a body is immersed fully or partially, the upward force, it experiences a upward force that is equal to the weight of the when a body is immersed fully or partially in a liquid, it experiences a upward force which is equal to the weight of fluid displaced by it. इसका तो 90 से भी कम है। इसने तो सर बिल्कुल सही था। तुम टीचर बन जाओ आके, मैं स्टूडेंट बन जाता हूँ। बन जाओ, मैं स्टूडेंट बन जाता हूँ अगर बिल्कुल सही था। तो अल्टीमेटली मैं ये कंक्लूजन करता हूँ कि 100% करेक्ट कोई भी बच्चा नहीं बोल सका पूरे। ओके बेटे, योर अटेंशन। अब एक क्वेश्चन हमारे पास है, देखते हैं कौन बच्चा इसको कर पाता है। योर अटेंशन। वो कहता है आपके पास एक बॉडी है, आपके पास एक बॉडी है। कहता, हमने कहा ठीक है सर। कहता मैं आपको इसका मास दे रहा हूं 10 kg। हमने कहा सर डन। कहता इसकी मैं एज लेंथ दे रहा हूं 1 मीटर, और ये भी बता रहा हूं कि ये बॉडी क्यूबिकल है, यानी लेंथ ब्रेड्थ हाइट बराबर है। हमने कहा सर ठीक है, अब क्या करना है। कहता मेरे को आप इस बॉडी की स्पेसिफिक ग्रेविटी बताओ। स्पेसिफिक ग्रेविटी बताओ, और अगर बता दोगे तो आपको 2 मार्क्स दे दूंगा। अब अगर ये क्वेश्चन आ जाए, कोई क्लास में ऐसा बच्चा है जो मेरी मदद के बिना इसको कर सकता। लेट मी एक्सप्लेन। A cubical body of each edge length 1 meter with mass 10 kg is given to us. Nothing more is given. He said, what is its specific gravity? नाइन्थ डैफोडिल में कोई बच्चा नहीं है, लोटस में नोबॉडी, और सनफ्लावर में नोबॉडी। अब मैं इसको समझाता हूं, लेकिन याद रहे समझाने के बाद टीचर दोबारा पूछेंगे। देखना चाहूंगा कि दोबारा में जब पूछते हैं तो क्या कोई 100% सही बताता है या नहीं। लिसन आंसर। आप कहोगे सर पहली बात, आप इस बॉडी का वॉल्यूम निकालो। आई सेड निकालिए। वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। आप कहोगे सर आपकी ये तो क्यूबिकल बॉडी है, तो इसके अंदर लेंथ भी ए है, ब्रेड्थ भी ए है और हाइट भी ए, तीनों बराबर है। क्यूबिकल बॉडी जो है, इसका मतलब आप 1 इंटू 1 इंटू 1 भरते हुए आप 1 क्यूबिक मीटर लिख दो। आई सेड डन। आगे बताओ सर, अब आपको इसका मास पता है। मैंने कहा बिल्कुल मास पता है। सर आपको डेंसिटी का नॉर्मल फार्मूला पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। आई सेड यस। तो सर आप इसकी ना बॉडी की डेंसिटी निकाल लो, क्यूबिकल बॉडी की, क्यूब कह दो।
मैंने बोला मास और वॉल्यूम लिखना पड़ेगा, और इस डेंसिटी को हम लिख देते हैं ऐसे रो सिंबल से लिखते हैं, रो डेंसिटी ऑफ द बॉडी। मैंने कहा बेटे एम दिया हुआ 10, वॉल्यूम आपने 1 निकाला है, एसआई यूनिट में डेंसिटी ऑफ द बॉडी आ गया 10 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो उसके बाद पूछ, मैंने कहा बेटे मैं तो पूछा स्पेसिफिक ग्रेविटी, आप बोलोगे सर वेट। स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है ना, पहले आप रिलेटिव डेंसिटी निकालो। रिलेटिव डेंसिटी मैं वो क्या होती है, तो आपका आंसर आना चाहिए किसी भी बॉडी की डेंसिटी को पानी की डेंसिटी से डिवाइड कर दिया जाए तो वो रिलेटिव डेंसिटी कहलाती है। डेंसिटी ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर। जो होता है वो यूनिटलेस होती है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती। मैंने कहा यूनिटलेस क्यों होती है, आप कहोगे सर बॉडी की डेंसिटी भी किलोग्राम मीटर पर सेकंड में पुट करोगे और पानी की भी उसी यूनिट में पुट करोगे, यूनिट तो यूनिट से कट जाएगा। आई सेड इस केस में कितना आएगा, सर बॉडी की डेंसिटी आप पुट करो 10 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, और पानी की आपको पता है 1000 पर क्यूबिक मीटर पानी। कुछ बच्चे कहते हैं नहीं सर मैंने तो ना 1 पढ़ा है। अरे 1 तब पढ़ा होता है आपने जब यूनिट सीजीएस हो। अगर पानी की डेंसिटी सीजीएस सिस्टम में पड़ी हो तो होती है वो 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। एसआई सिस्टम में इतनी होती है। तो जब इसको सॉल्व करा तो ये बन गई 1/100 यूनिटलेस। ये क्या बन गई, रिलेटिव डेंसिटी। पर मैंने तो स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछा है। अब किसी किसी बच्चे को ही पता होता है पूरी क्लास में कि रिलेटिव डेंसिटी को स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं। तो वो बच्चा बोलेगा सर 1/100 यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.01 आएगी और कोई भी यूनिट नहीं होती। ऐसे निकालना। तो यानी इसके अंदर एक तो आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए, दूसरा आपको ये पता होना चाहिए, और तीसरा आपको ये पता होना चाहिए था कि स्पेसिफिक ग्रेविटी को ही रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। और रिलेटिव डेंसिटी का मतलब है कोई बॉडी पानी के रेफरेंस में कितने गुना ज्यादा है कितने गुना कम। पानी को रेफरेंस लिया गया और उसको डिनोमिनेटर में रखना है, बॉडी की डेंसिटी को न्यूमरेटर। एक बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आ गया, प्लीज रेज योर राइट हैंड, प्लीज रेज योर राइट हैंड। समझ गया आपको 9th वाले, आप हाथ तो खड़ा करो, टीचर को फीडबैक तो दो। ओके, अब दोनों में से एक हाथ खड़ा करना ही है। जिन्होंने राइट हैंड नहीं खड़ा करा ना वो लेफ्ट हैंड खड़ा कर लें फटाफट, जल्दी करो। जिन्होंने राइट हैंड नहीं करा लेफ्ट हैंड आ जाओ, बाहर निकल के आ जाओ, 1 बाय 1 पूछें आपकी प्रॉब्लम क्या है। आ जाओ भाई, पहला बच्चा पहले बेंच पे, सेंट्रल बेंच, खड़ा हो जाओ, खड़े हो जाओ सेंट्रल बेंच पे। माइक पर आके बताओ कहां से नहीं समझ आया। हाँ तो कोई बच्चे ऐसे भी थे जैसे सेंट्रल लाइन में सरदार बच्चा बैठा सेकंड बेंच पे, वो ऐसे ही बैठा है। एक हाथ खड़ा होना चाहिए वरना मेरी क्लास में ना बैठना। एक हाथ, जल्दी वापस जाओ, वापिस जाओ, प्लीज टेक योर सीट। मैं दोबारा से पूछ रहा हूँ, जिसका दोनों में से एक हाथ नहीं खड़ा हुआ वो क्लास में नहीं बैठेगा या फिर उसको माइक पर आके प्रॉब्लम बतानी पड़ेगी। अगर आपको समझ आ गया तो राइट हैंड, नहीं समझ आया तो लेफ्ट हैंड। प्लीज रेज योर हैंड, मैं नोट कर रहा हूं, याद रहे मैं एक हाथ खड़ा होना चाहिए दोनों में से। ओके, डाउन डाउन। अब ईमानदारी से बच्चे, ईमानदारी से बिना डरे, अगर किसी को जरा सा भी डाउट रह गया तो वो लेफ्ट हैंड खड़ा करके अपनी सीट से ही ऊंची आवाज में मेरे से पूछ सकता है कि सर येलो पोर्शन तो मेरे को समझ आ गया, व्हाइट पोर्शन मेरे को नहीं आया या ग्रीन नहीं आया, जोन सा नहीं आया उसका कलर बता दो।
ओके, तो हम क्या करते हैं, इसको मेमोरी में डाल लेते हैं। ध्यान से मैं इसका स्ट्रेटेजी बताता हूँ। स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए रिलेटिव डेंसिटी ही निकालनी पड़ती है। रिलेटिव निकालने के लिए कैसे बॉडी डेंसिटी ऑफ बॉडी को डेंसिटी ऑफ वाटर से डिवाइड करना पड़ता है। होनी चाहिए। प्लीज प्लीज, और डेंसिटी ऑफ वाटर तो आपको याद होनी चाहिए, पर डेंसिटी ऑफ बॉडी कैसे निकालोगे? डेंसिटी ऑफ बॉडी के लिए मास अपॉन वॉल्यूम करना पड़ेगा। और वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट बोलते हैं। और मास क्या होगा आपको गिवन होएगा। अब ये सब स्ट्रेटेजी ये थी, देखो टीचर को मास दिया हुआ था कितना, 10, वॉल्यूम तीनों बराबर थे, 1 इंटू 1 इंटू 1, इस तरह से बॉडी की डेंसिटी निकल गई। अब बॉडी की डेंसिटी मैंने यहां पुट कर दी, कितनी, 10 आ गया। पानी की डेंसिटी इतनी पुट करी, 1000। ये क्या आ गई, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी को स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। बस इतना ही काम था। नीचे मैंने सॉल्यूशन कर दिया, ऊपर मैंने स्ट्रेटेजी बता दी। बताओ अब समझ आ गया? बस इतना ही काम था। शाबाश। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं अपने बच्चों को फ्री फॉल के ऊपर एक क्वेश्चन पूछने लगा हूं। फ्री फॉल के ऊपर बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और जो बच्चा इसको बता दे वो तीनों क्लासों में से बेस्ट है। देखो ध्यान से सुना, योर अटेंशन। यहां एक टावर है, यहां पर क्या है, एक टावर। ओके, इस टावर की छत के ऊपर, इस टावर की छत के ऊपर ये लड़का बिल्कुल ऐसे लेटा हुआ है, और इसके हाथ में एक बॉल पकड़ी हुई है। ये छोटा सा पत्थर पकड़ा हुआ है, ये लेटा हुआ बच्चा, और इसके हाथ में ये एक बॉल पकड़ी हुई है। गॉट इट? ओके। अब इस टावर के सामने एक छोटी बिल्डिंग है, छोटी बिल्डिंग, और उस छोटी बिल्डिंग में ये ये ब्राउन, चलो व्हाइट कलर की एक विंडो है। ये विंडो है इतनी। ओके, इस विंडो की हाइट है, इस विंडो की हाइट 2 मीटर। अब वो कहता है मैंने यहां से पत्थर छोड़ दिया, फ्री, ऐसे जेंटली रिलीज कर दी। ये पत्थर नीचे गिरता 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 जब खिड़की के बिल्कुल किनारे, ऊपर वाले किनारे के पास से गुजरा, तो इस बिल्डिंग के अंदर कमरे पे बैठे हुए इस बंदे ने किसी खास डिवाइस से हमें इसकी वेलोसिटी बता दी, कि वो वेलोसिटी उसने हमें बता दी 10 मीटर पर सेकंड है। 10 मीटर पर सेकंड। गॉट इट? अब वो कहता, जब ये पत्थर नीचे गिरता गिरता तेज हो रहा है, और मेरे को आखिरी किनारे से दिख रहा है, बोर्ड विंडो के आखिरी किनारे के सामने से दिखाई देता है, निकल जाता है, फिर दिखना बंद हो जाता है। तो जब ये विंडो के आखिरी किनारे से यहां से निकलता है, उस वक्त इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? क्वेश्चन समझ आ गया? बंदा उधर से फ्री फॉल करता है, यहां चलते 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 10 मीटर की वेलोसिटी से यहां निकलता है। खिड़की के अंदर के किनारे से पहली बार जब उस बंदे को पत्थर दिखता है, तब वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। जब आखिरी मोमेंट पर पत्थर निकल के आगे निकल जाता है, उस वक्त पत्थर की वेलोसिटी कितनी होगी? खिड़की की ऊंचाई है 2 मीटर। एनीबॉडी? तो ऐसे करेगा।
Nobody is speaking from daffodil. No answer. Lotus. No answer. Sunflower. Sunflower. नो आंसर. अब देखो बेटे इसको कैसे समझ. जो टीचर अभी अभी अपने बच्चों को समझाने लगे हैं ना बेटे, वो बहुत ही कीमती है, बहुत ही कीमती. मैं इस क्वेश्चन पे बाद में जाऊंगा, पहले अपने बच्चों को कुछ खास बात बताने लगा हूं. योर अटेंशन, बहुत ही खास. आपके पास फ्री फॉल ऑफ मोशन के लिए 5 इक्वेशनें होती हैं, 5. और वो पांचों इक्वेशनें इन 5 सिंबलों से बनी होती हैं. ए, एस, टी, यू, वी. फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन. इन 5 सिंबलों, वो भी अल्फाबेटिकली लिखे हैं मैंने. इन 5 सिंबलों से 5 इक्वेशनें बनी होती हैं. ये इक्वेशनें मेरे बच्चों को याद करनी. पहली इक्वेशन एस के सामने लिख रहा हूं और वो लिख रहा हूं v इज इक्वल टू यू प्लस एटी. अगर फ्री फॉल है तो आप a को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर पुट कर सकते हो मोशन अंडर ग्रेविटी में. मोशन अंडर ग्रेविटी. ओके, तो आपने देखा टीचर ने s के सामने वो इक्वेशन लिखी है जिसमें बाकी चारों सिंबल तो आ गए लेकिन s मिसिंग है. तो इस इक्वेशन से पूछा गया तुमने s को क्यों नहीं लिया अपने अंदर. तो इक्वेशन बोलती है आई कंसिडर डिस्प्लेसमेंट सिंबल s एज ऑर्फन सिंबल. मैं उसको अनाथ समझती हूं, अपने अंदर से नहीं समाती. ओके, फिर हमने बोला भाई ऐसे तो फिर कोई ऐसी इक्वेशन भी होगी जो टी को ऑर्फन बोलेगी. बच्चा कहता है हाँ जी सर ऐसी भी होती है. वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as. फिर मैंने उसको बोला एक और क्लास में बेटे कोई और इक्वेशन भी होती होगी जिसमें v ऑर्फन होता होगा. बच्चा कहता है सर हाँ जी होती है. s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर. अब देखो ग्रीन कलर की जो मैं इक्वेशन प्रेजेंटली लिख रहा हूं उसमें सारे सिंबल आ गए पर v नहीं आया. और येलो वाली इक्वेशन में सारे सिंबल आ गए हैं पांचों में से लेकिन टी नहीं आया. तो येलो वाली इक्वेशन कहती है मेरे लिए टाइम ऑर्फन सिंबल है और ग्रीन वाली इक्वेशन कहती है मेरे लिए फाइनल वेलोसिटी ऑर्फन सिंबल है, क्योंकि मैं उसको इन्वॉल्व नहीं करती अपने अंदर. लेकिन बच्चे क्या आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो इसी टेक्निक से यहां इक्वेशन बता सके, इसी टेक्निक से यहां बता सके? कोई भी बच्चा पूरे स्कूल में? कमाल है. पूरे स्कूल में मैं पूछ रहा हूं 3 इक्वेशन मैंने बता दी, 2 आप बता दो यार. नोबडी इज रेजिंग हैंड. तो याद रखना ऐसी इक्वेशन जो एक्सेलरेशन को ऑर्फन सिंबल मानती है वो होती है s डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट और टाइम से मल्टीप्लाई. और एक सुनो, जो इक्वेशन कहती है कि मेरे लिए इनिशियल वेलोसिटी ऑर्फन सिंबल है वो होती है s इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी टाइम माइनस हाफ एटी स्क्वायर. जिन बच्चों को ये पांचों इक्वेशनें नहीं आती समझ लो उसकी बहुत वीक है पढ़ाई. अगर आपको इसमें से ऐसी कोई नहीं आती नोट कर लो प्लीज. अगर आपको ये पांचों इक्वेशनों में से कोई कमजोर थी तो नोट कर. ओके, अब जरा टेक्निक सुनना बेटे. 5 नोट कर ली. अब भी कोई भी बच्चा लिखेगा नहीं, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो. सभी बच्चे स्टॉप राइटिंग. जब भी आपने पेपर में कोई न्यूमेरिकल करना है, आपने देखा कि वो मोशन अंडर ग्रेविटी है, तो आपने
5 सिंबल अल्फाबेटिकली लिख देने हैं पेपर में, 5 सिंबल अल्फाबेटिकली लिख, और जो जो वैल्यू आपको दी हुई है वो नोट कर लो। एच की यूनिट है मीटर, और इधर इनमें से मीटर किसकी यूनिट होती है, डिस्प्लेसमेंट की, तो यानी एस एच के रूप में दिया हुआ है 2 मीटर। ओके, क्योंकि पत्थर नीचे को गिर रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जी लिया जा सकता है, और धरती पर इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10 होती है। अगली बात, जब खिड़की के यहां पहली बार ये पत्थर दिखता है तो इनिशियल वेलोसिटी यू दे रखी है, और वो उसने दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, और हमसे फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है वी, तो वी के सामने क्वेश्चन मार्क लिख दो। जब भी आप पेपर में न्यूमेरिकल करोगे ना बेटे, ध्यान से सुनना, कोई भी न्यूमेरिकल मोशन, तो 5 सिंबलों में से 4 सिंबल भर जाएंगे। आइदर वो आपको डाटा नोन होएगा, या फिर गिवन होएगा, या फिर आस्क्ड होएगा, लेकिन किसी भी क्वेश्चन में एक सिंबल ऐसा बचेगा विच इज नाइदर गिवन नॉर आस्क्ड। अलग अलग न्यूमेरिकल में अलग अलग सिंबल होएगा। प्रेजेंट क्वेश्चन में टाइम के बारे में ना तो उसने बात करी पूरे क्वेश्चन में, और ना ही हमसे पूछा, नाइदर गिवन नॉर आस्क्ड, तो इस न्यूमेरिकल ने टाइम को ऑर्फन सिंबल माना, अनाथ। अब जो स्टेटमेंट का ऑर्फन सिंबल है वो इक्वेशन का भी ऑर्फन सिंबल होना चाहिए। तो ऐसी पांचों में से ऐसी कौन सी इक्वेशन है, कौन से कलर से लिखी हुई है जिसमें टाइम नहीं होता, बोलो कौन से कलर से जिसमें टाइम नहीं है, येलो। तो सभी बच्चों ने बोला सर येलो कलर की इक्वेशन कहती है मेरे में टाइम ऑर्फन सिंबल है, और आपका न्यूमेरिकल कहता है मेरे न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में टाइम सिंबल ऑर्फन है, नाइदर गिवन नॉर आस्क्ड। और इक्वेशन पांचों में से कौन सी न्यूमेरिकल सॉल्व करेगी, उसके लिए ट्रिक है ऑर्फन शुड मैच ऑर्फन, ऑर्फन शुड मैच ऑर्फन सिंबल। जब ऑर्फन से ऑर्फन मैच करा दिया तो उसके सामने जो इक्वेशन होगी वही आपका क्वेश्चन सॉल्व करेगी। इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as मेरा क्वेश्चन सॉल्व करेगी प्रेजेंट वाला। तो हम इसकी कैलकुलेशन करके देखते हैं। v का स्क्वायर, u कितना है 10, 100 बन गया, इक्वल टू ट्वाइस एक्सेलरेशन कितना 10, s कितना हाइट के रूप में 2, तो 2 इंटू 2 4, और ये 10 20, और इधर से 100 आ जाएगा, नहीं 40 हो गया, इधर से 100, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 140। तो v इज इक्वल टू 140 का अंडर रूट निकालना आपको आता ही। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो। जिन बच्चों को ये टेक्निक समझ आ गया, हाउ टू पिक अप द रिक्वायर्ड इक्वेशन टू सॉल्व द गिवन न्यूमेरिकल, वो बच्चे प्लीज रेज योर हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड ऑर्फन सिंबल। बहुत ही अच्छे, शाबाश। आपकी कंसंट्रेशन के लिए मैं क्लैपिंग करता हूँ। सारे बच्चों का हाथ खड़ा, कितने प्यारे बच्चे हैं, ध्यान से सुनो। दैट मीन्स सिटीजन ऑफ भारत सक्सेसफुली ट्रांसफर्ड द नॉलेज टू द स्वीट यंग चिल्ड्रन ऑफ भारत। ठीक है, ऑर्फन सिंबल ऑफ द स्टेटमेंट शुड मैच द ऑर्फन सिंबल ऑफ इक्वेशन, ओनली दैट इक्वेशन विल सॉल्व अवर न्यूमेरिकल। ना ये कर सकती है, ना ये कर सकती है, ना ये कर सकती है, ना ये, वही इक्वेशन सॉल्व करेगी। और ये नोट कर लो, ये कहीं ना कहीं वर्डिंग लिख लो, ऑर्फन सिंबल ऑफ स्टेटमेंट शुड मैच ऑर्फन सिंबल ऑफ इक्वेशन, लिख लो कहीं ना। ऑर्फन सिंबल ऑफ स्टेटमेंट शुड मैच। देखो एक गुड़िया ये भी नहीं लिख रही, मेरे को नहीं लगता उस बच्चे के मार्क्स आएंगे जो दीवार के साथ बैठी है फर्स्ट बेंच पे। ऑर्फन सिंबल शुड मैच, ऑर्फन सिंबल ऑफ स्टेटमेंट शुड मैच ऑर्फन सिंबल ऑफ स्टेटमेंट। अब देखो, जब एक बार आपको ये स्टेटमेंट, ये तरीका समझ आ गया, उसके बाद ये क्वेश्चन कितना आसान बन गया।
अगर ये तरीका नहीं समझ आया था तो ऐसा लगता था यार कमरे में बैठा हुआ बंदा कैसे बता देगा कि ये यहाँ से वेलोसिटी कितनी है, और ये कैसे समझ आ गया, ऐसे कैसे हो सकता है। तो दिमाग चलना ही बंद हो जाता है। लेकिन जब ट्रिक पता लग जाए सामने आ गई। Got it? तो एक न्यूमेरिकल आपको फ्री फॉल में आना ही आना है, दो भी आ सकते हैं पेपर में। तो मैंने आपको ये सिखाया, ठीक है। अब मेरे को असली में कैसे पता लगे कि मेरे बच्चों को समझ आ गया कि नहीं? बाय पुटिंग अनदर क्वेश्चन। तो जो बच्चा अपनी नॉलेज को वाकई चेक करना चाहता, सर अब डालो, ट्रिक समझ आ गया, पहले तो मेरे को पांचों इक्वेशन भी नहीं पता थी, अब पांचों इक्वेशन भी पता है, ट्रिक समझ आया, अब मेरे को क्वेश्चन डाल के बताओ, मैं आपको करके दिखाता हूं। तो लिखो सारे बच्चे लिखो, अब सभी बच्चे लिखेंगे। शाबाश, मैं आपकी सहायता के लिए ये इक्वेशंस को ऐसे ही रहने देता हूं, बाकी इरेज करता हूं। क्वेश्चन सुनो, देखते हैं कौन बच्चा करता है। क्वेश्चन सुनो बेटे, क्वेश्चन ये है, एक लड़का है जो किसी फुटबॉल को किक लगाता है, किसी फुटबॉल को किक लगाता है जमीन से, और ये फुटबॉल पहुंच गई है, बिल्कुल टॉप पर पहुंच गई है, टॉप पर। और ये ऊपर वो नोट करता है 50 मीटर से पहुंचती है, 50 मीटर मिनिमम हाइट, टॉप मोस्ट बॉल, उसके बाद फिर वापस आ जाती है। ओके, अब ये लड़का ये पूछता है हमसे कि आप ये बताओ कि मैंने जब फुटबॉल को किक लगाई थी तो उसको किक लगाने वाली वेलोसिटी टू किक वर्टिकली अप, वर्टिकली अप, वो कितनी थी? शाबाश, ट्राई योर बेस्ट, मेथड मैंने आपको सिखा रखा। पांचों सिंबल अल्फाबेटिकली लिखो पहले, करो बच्चे करो, पांचों सिंबल अल्फाबेटिकली करे, उसको धीरे धीरे भरो। शाबाश, पांचों सिंबल इसी तरह से अल्फाबेटिकली लिखो इधर, और उसका डाटा भरने की कोशिश करो। ऑर्फन सिंबल शुड मैच ऑर्फन सिंबल। कोई क्लास में है बच्चा जो कर सके बेटे? नाइन्थ डेफोडिल में एक भी बच्चा नहीं निकला, नाइन्थ लोटस में नो बॉडी, नाइन्थ सनफ्लावर में है कोई बच्चा कि इधर भी निराशा ही है? तो वंस अगेन
पूरे स्कूल में एक भी बच्चा इसको जजमेंट नहीं कर सकता। जबकि एक और स्कूल में पढ़ा रहा था, MRC, उसमें बच्चों ने ये करके दिखा दिया था। ध्यान से सुनो, अब जिनको नहीं समझ आया ध्यान से सुन लो, स्टॉप राइटिंग। आप कहोगे सर बॉल ऊपर जा रही है ना, तो H की यूनिट है मीटर, और हमारे में से इनमें से किसकी यूनिट मीटर होती है? डिस्प्लेसमेंट की। यानी H के रूप में S दे रखा है 50 मीटर। मैंने कहा बिल्कुल सही बेटे। दूसरी बात, आप कहोगे सर फुटबॉल ऊपर को जाते जाते स्लो पड़ेगी, और ये अगेंस्ट ग्रेविटी है। अगेंस्ट ग्रेविटी में इसको आपको -10 लेना होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, दो डाटे भर गए। तीसरी बात, आप कहोगे सर आप हमसे कितनी इनिशियल वेलोसिटी से किक मारी है वो हमसे आप पूछ रहे हो, यू हमसे आप पूछ रहे हो। तो मैंने कहा बेटे फिर ऑर्फन सिंबल क्या हो गया? आप कहोगे सर यही तो प्रॉब्लम है, आपने सिखाया था एक ही ऑर्फन सिंबल आएगा, तो हमारे पास तो दो दो ऑर्फन सिंबल आ गए, अब क्या करें? लेकिन समझदार बच्चा कैच कर लेगा, इसमें दो ऑर्फन सिंबल नहीं है, एक ही है। कैसे सर, कैसे बताओ? क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो, बॉल टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच गई है, टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाके तो बॉल टॉप मोस्ट पर जाके तो वापिस आती है, और इसका मतलब ऊपर जाते 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 स्लो होते होते टॉप पर पहुंचेगी ही तब जब अपवर्ड मोशन में फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अगर 0 नहीं होती तो टॉप आया ही नहीं, अभी इसका मतलब अभी जा रही है, टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाके उसकी ऑटोमेटिकली फाइनल वेलोसिटी अपवर्ड मोशन में 0 होगी, वरना वो टॉप ही नहीं है। इसका मतलब इसके अंदर ऑर्फन सिंबल सिर्फ टाइम ही है। तो इसका मतलब ये न्यूमेरिकल भी येलो इक्वेशन से ही सॉल्व होना था, क्योंकि इस येलो इक्वेशन में टाइम का सिंबल ऑर्फन है। तो समझदार बच्चे ने इसमें ये इक्वेशन यूज करनी चाहिए थी, v² माइनस u² इक्वल टू 2as। तो वो बच्चा कहता सर v को 0 पुट करो, माइनस u² हम निकाल के बताएंगे, ट्वाइस a की जगह सर -10 पुट कर दो, और h की जगह सर 50 पुट कर दो। फिर वो बच्चा कहता है सर इसको आप सॉल्व करोगे तो -u² इक्वल टू, ये बन गया सर आपका 1000 बन गया सर, माइनस के साथ। मैंने कहा बेटे माइनस माइनस कट करो, तो आप बोलोगे सर फिर तो u बन गया 1000 का अंडर रूट। तो जब 1000 का अंडर रूट है, समझदार बच्चा बोलेगा सर इसको आप ऐसे लिख लो, 100 का अंडर रूट, 10 का अंडर रूट। 100 का अंडर रूट तो आप 10 लिख दो, लेकिन जो 10 का अंडर रूट होता है वो पाई के बराबर होता है ऑलमोस्ट, यानी कि आप इसमें 3.16 लिख दोगे, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आप कहोगे सर इस लड़के ने जो फुटबॉल को किक लगाई 10 इंटू 3.16, 31.6 मीटर पर सेकंड से किक लगाई थी। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आ गया वो अपने टीचर को राइट हैंड खड़ा करके फीडबैक देंगे, हैव यू अंडरस्टूड इट? शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो देखो बेटे एक चीज देखो, आप सारे बच्चे एक ही बात में चकमा खा गए, आपको ये बात नहीं पता लगी होगी कि फाइनल वेलोसिटी को 0 पुट करना है, टॉप मोस्ट पॉइंट। ओके, सारे बच्चे। देखने में देखा जाए तो आपकी बॉडी एक अडल्ट बॉडी के बराबर हो जाती है। यही गलती आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी करते हो। आप घर जाते हो, पापा से बात करने लग गए, पापा को ये बात सही लगती है, आपको ये लगती है, आप अपनी मनाने लग जाते हो, भूल जाते हो कि पापा और आप देखने में हाइट में बराबर हो, लेकिन पापा को एक्सपीरियंस है, आपको नहीं है, उनकी बात ज्यादा सही है। आप भूल जाते हो कि आपका बॉडी साइज उतना ही है जितना एक टीचर का है, टीचर को एक्सपीरियंस है, आपको नहीं है, इसलिए आप
30 बच्चे मिलके भी आइडिया नहीं पकड़ सके, वो भी सिखाने के बाद, जबकि टीचर ने सालों साल पढ़ाया। इसलिए कभी कभी एल्डर्स की वो बात मान लेनी होती है जो हमें लगता है कि नहीं गलत है यार, पता नहीं क्या बोलते हैं, ये सोचते हुए कि ये जो मेरे एल्डर्स हैं उनकी एक्सपीरियंस्ड लाइफ है और मैं तो अभी बच्चा हूं, अनएक्सपीरियंस्ड हूं, तो मेरे को अगर अपनी बात भी सही लगे, उनकी गलत लगे, तो मैं उनकी बात मानूंगा। नेवर कमिट दिस मिस्टेक। ओके, इंटेलिजेंस कैन नेवर बीट द एक्सपीरियंस। ओके, तो जिन बच्चों को कितना टाइम है, अपने पास टाइम कितना बचा देखना, लेक्चर का बचा है कि नहीं, कुछ टाइम ओवर आई थिंक, है ना बेटे? टाइम बचा है या नहीं बचा, बताओ, एक बच्चा। ओके, मेरे को पता लगा कि थोड़ा सा टाइम और मिल जाएगा, एक आधी चीज मैं और सिखाता हूँ। देखो आपको ये कमजोरी थी, मैंने चैप्टर की निकाली बेटे, एक आधी चीज मैं और सिखाता हूँ, फिर आपको पेपर में प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटे, ठीक है? शाबाश, लास्ट चीज कर लेते हैं, बहुत अच्छे। चलो एक क्वेश्चन और पूछ के देखता हूँ ऑर्फन सिंबल पे। ये पांचों इक्वेशन लिख करके एक और, इस बार कामयाब हो जाना, इस बार कामयाब हो जाना, ठीक है? तो मैं आपको ये वाला स्पेस बना, देखो मैंने इक्वेशन अभी भी इरेज नहीं करी, इक्वेशंस मैंने अभी भी इरेज नहीं करी, लो ठीक है, आपके सामने लिख रखी है, स्पेस बना लेता हूं। आप देखते हैं कौन बच्चा इक्वेशंस और मोशन पे क्वेश्चन सॉल्व करता है। सभी बच्चे ध्यान से सुनना, ये एक रेलवे लाइन है, इस रेलवे लाइन के अक्रॉस यहां पर एक इलेक्ट्रिक पोल है, इस इलेक्ट्रिक पोल के ऊपर ये इलेक्ट्रीशियन कुछ रिपेयर कर रहा है। देयर इज एन इलेक्ट्रिक पोल नियर द रेलवे लाइन एंड इलेक्ट्रीशियन इज डूइंग सम रिपेयर वर्क ऑन द पोल, करेक्ट? अचानक उसको किसी कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है, वो अपने असिस्टेंट को भेज देता है, जाओ कंपोनेंट लेकर आओ, लेकिन उतनी देर वो ऊपर पोल के ऊपर ही बैठा रहता है आराम से। तो वो क्या नोट करता है, उधर से एक ट्रेन आती है, उधर से वो नोट करता है कि जब इस ट्रेन इसको पास करती है, ये ट्रेन धीरे धीरे फास्ट हो रही है, ठीक है? जब ये ट्रेन पास करती है तो इस ट्रेन का जो इंजन है, वेलोसिटी ऑफ द इंजन, वो जब इस ट्रेन को पार करती है पोल को, उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है? फिर वो कहता है इतने में ये ट्रेन फास्ट होगी। तो जब ट्रेन का आखिरी बोगी होती है, जिसको गार्ड बोगी बोलते हैं, पहले वाले को क्या बोलते हैं, इंजन बोगी, कहते हैं जब इतने में फास्ट होते हुए मेरे पोल के सामने से गार्ड बोगी निकली, गार्ड बोगी निकली, तब ये ट्रेन फास्ट हो चुकी थी और ज्यादा धुआं निकल रहा था। देखो, गार्ड बोगी जब निकली, उस लड़के ने नोट करा, तो उस वक्त वेलोसिटी ऑफ द गार्ड बोगी 20 मीटर पर सेकेंड है, 20 मीटर पर सेकेंड। कहता मैंने अपनी घड़ी से टाइम नोट करा, ये पूरी ट्रेन मेरे पोल को टाइम टू क्रॉस, टाइम टू क्रॉस, पूरी ट्रेन मेरे पोल को 5 सेकंड में पार कर गई, 5 सेकंड। हमने कहा ठीक है। कहता बस अब आप मेरे को यह बता दो, ये ट्रेन कितनी लंबी थी, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस ट्रेन। ये पढ़ी है टेक्निक, ये पढ़ा है क्वेश्चन, ट्राई योर बेस्ट। ट्रेन एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, ट्रेन सिस्टमेटिकली तेज हो जाती है। शाबाश, ट्राई योर बेस्ट।
मैक्सिमम बच्चे 75 मीटर कह रहे हैं। अगर ये आपका सही निकल गया तो आपको खुश हो जाना चाहिए, आपने जबरदस्त चीज सीख लिया। अब मैं करके देखता हूँ, जरूरी नहीं है ये ठीक हो, हम देखते हैं। देखो ध्यान से, टीचर ने सिखाया है कि आप अपने पांचों सिंबल अल्फाबेटिकली लिख लो, ASTUV। टीचर कहता है जो जो चीज आपको पता है पुट कर लो। इंजन की वेलोसिटी ट्रेन की वेलोसिटी ही तो है, इसका मतलब ये U है, 10 मीटर पर सेकेंड। टीचर की वेलोसिटी, गार्ड बॉगी की वेलोसिटी ट्रेन की वेलोसिटी ही तो है, इसका मतलब है फाइनल वेलोसिटी मेरे पास 20 है। लड़का कहता है ट्रेन ने पोल को 5 सेकंड में पार कर दिया, इसका मतलब ये 5 है। ट्रेन की लंबाई मीटरों में होती है, इसका मतलब है L हमसे पूछा हुआ है। तो एक ही क्वेश्चन है, एक ही सिंबल ऐसा है जिसके बारे में ना तो बात करी ना पूछा। एक्सेलरेशन इज द ऑर्फन सिंबल। ऑर्फन सिंबल ऑर्फन से मैच करना चाहिए। उसके सामने जो ये ब्राउन कलर से इक्वेशन लिखी हुई है, इसको हमें न्यूमेरिकल के लिए उठाना चाहिए। S इज इक्वल टू U प्लस V डिवाइडेड बाई 2 इंटू T। अगला स्टेप, S की बजाय L लिखेंगे और L की वैल्यू हमें कितनी निकालनी है, U की वैल्यू 10 लिखेंगे, V की 20 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे और टाइम की वैल्यू 5 लिखेंगे। तो जब ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो ये बनेगी बेटे 15 इंटू 5, और सब बच्चों ने 75 मीटर सही निकाला, सही निकाला, सही निकाला। देखो, कभी लेक्चर शुरू होने से पहले आपको ये इक्वेशन पता भी नहीं थी, और लेक्चर खत्म होते होते ना केवल उसको आपने सही चूज करा, बल्कि उसके ऊपर सक्सेसफुली क्वेश्चन कर दिया, और वो भी सभी बच्चों ने। मजा आ गया भाई, आपकी क्लास बहुत इंटेलिजेंट है, मानना पड़ेगा। अब रिवाइज कर लेना जाके YouTube पर, आपका ग्रेविटेशन का क्वेश्चन श्योर ठीक होएगा। तो जिन बच्चों को आज का लेक्चर अच्छा लगा वो एक बार हैंड को वेव करके दिखा। तो by the grace of God, Dheeraj Vasisht teacher successfully delivered the lecture. It can be clearly said by seeing your so impactful response. Thank you. Bye.